रेड लाइट एरिया वेश्यालय। दोस्तों, आज की कहानी एक बदनसीब लड़की की है जिसने अपना सब कुछ घर परिवार खो दिया हो और फिर धोखे से उसे वेश्यालय में ले जाया जाता है। औरत बदकिरदार थी, अपना जिस्म बेचती थी। मर्द इज्जतदार था, उसके पास जाता था। वैसे तो रेड लाइट एरिया अपने नाम से बदनाम है, लेकिन विचार योग्य बात ये भी है, उस रेड लाइट एरिया में जाने वाले लोग कौन हैं? अपनी इच्छा से यहाँ काम करने वाली लड़की की तादाद बहुत कम होगी। अधिकतर लड़कियाँ यहाँ अपनी जिंदगी जी नहीं रही, बल्कि घूंट घूंट कर काट रही है। उसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ दिन गिनना है और आने वाले ग्राहकों को खुश करना। उसकी वहाँ अपनी न कोई इच्छाएं हैं और न ही कोई आराम की जिंदगी। लड़कियों को वहाँ बेचा जा रहा है। कोई विवशतावश पहुँच जा रही है या कोई धोखे से वहाँ पहुँचा दी जा रही है। बहुत सारे समाजविद ने उनकी यातना भरी जिंदगी के बारे में लिखा है। समय समय पर पुलिस की सहायता से बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों को छुड़ाकर उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जाता रहा है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी है। क्या जिसे समाज ने वेश्या की संज्ञा दी है, उसमें एक लड़की की अनुभूति खत्म हो चुकी है? क्या उसके अंदर का स्त्रीत्व मर चुका है या उस लड़की का मातृत्व मर चुका है? कितना सोचने वाली बात है। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, उसके अनुसार उपरोक्त सारी चीजें लड़की के पास है, लेकिन हमारे सामाजिक नियम उन्हें यह अनुभूति कराने से वंचित रखते हैं कि वह भी एक लड़की है। उस लड़की को भी प्यार करने का हक है। यदि सरकार या समाज उसके प्रति अपने रवैये को बदले, उनके प्रति सकारात्मक सोच रखे, तो रेड लाइट एरिया की तस्वीर बदली जा सकती है। शांतनु ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मध्यम परिवार में गांव में पला बड़ा एक लड़का पहली बार शहर गया था। कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर शांतनु एक हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल की जिंदगी भी उसके लिए नई थी और वहाँ का परिवेश भी। एक सीधा सादा शर्मिला सा लड़का। पहले तो कई महीने किसी से मतलब न रखी, लेकिन धीरे धीरे कुछ एक लोगों से दोस्ती हो गई। दोस्तों के पास हर एक मर्ज की दवा होती है। एक दिन शांतनु के सर में दर्द हो रहा था, वह पढ़ नहीं पा रहा था। उस समय तक अरुण उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। एक ही कमरे में रहते थे। बोला, भाई सिगरेट पी लो, सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी, पढ़ने में एकाग्रता भी आएगी। शांतनु के मन ने दोस्त अरुण के मन की ये दलील मान ली और दुकान से एक सिगरेट लाया। पहली बार उसने सिगरेट पिया था और यहाँ से उसकी जिंदगी बदलनी प्रारंभ हो गई। अरुण कलकत्ता का ही रहने वाला था। वहाँ की गली गली से वाकिफ था। थोड़ा मनमौजी टाइप का और जिंदगी को एंजॉय करने वाला। पैसे की कमी नहीं थी तो थोड़ा उच्च श्रृंखल था। युवा मन का वासना की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। अरुण इसका आदी था। वो अपने दोस्त शांतनु को वहाँ की कहानियाँ बताता रहता था। पहले तो वह अरुण की ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद भी नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे शांतनु को अरुण की बातों में रुचि आने लगी और एक दिन वह अरुण के साथ कलकत्ता के मशहूर रेड लाइट एरिया सोनागाछी की गलियों में पहुंच गया। सब कुछ पहली बार था। मन उत्सुक था। अपने उम्र के एक लड़की के साथ वो उसके रूम में जाने लगा। तंग गलियां, छोटे छोटे से कमरे, सनकरे घर और सनकरे रास्ते। ताजी हवा कहीं से नहीं आ रही थी। अधिकतर वैश्यालय टूटी फूटी स्थिति में थी और कहीं कहीं इनकी दीवारें आसपास के घरों से सटी हुई भी। सनकरी सीढ़ियों से वह तीसरे माले तक गया। उसके मन में तरह तरह की विचारों आ रही थी वैश्याओं के जीवन के बारे में, उनके रहन सहन और जिंदगी से। वह तीसरे मंजिल की एक छोटे से कमरे में गया। फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उनके व्यवसाय में ऐसा शायद ही होता है कि वो किसी से लंबी बात करे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत प्रारंभ हुई। लड़की का नाम शांति था। एक दूसरे से बातचीत करके ऐसा लगा बरसों से एक दूसरे को जानते हो।
ऐसा करना वैशाली की नियम के खिलाफ था, लेकिन दोनों के बीच आकर्षण ने नियमों को अनदेखा कर दिया। आंसू की धारा के साथ जीवन के कठिनतम अनुभव की दास्तान लबों पर आ गए। शांति गरीब घर की लड़की थी। परिस्थितियों ने समय से पहले ही जवान बना दिया था। नेपाल का सिंधुपाल जिला राजधानी काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर कोसी नदी के समीप उत्तर पूर्व में स्थित है। 2015 में आए भूकंप ने सिंधुपाल जिले को तहस नहस कर दिया। शांति के घर और परिवार सहित सारे सपने मिट्टी में मिल गए। उनके माँ बाप, दादी और उसका बड़ा भाई घर के मलबे में दफन हो गया। अपने छोटे भाई के साथ वह घर की चौकी के अंदर छिप गई थी। इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, राहत व बचाव दल ने उसे और उसके भाई को बचा लिया था। अगली सुबह के सूरज ने वातावरण में रोशनी तो फैलाई, लेकिन शांति का जीवन अंधकार से भर गया। गरीबी थी लेकिन किसी के मोहताज नहीं थे। खुशहाल परिवार था। एक झटके ने पूरी जिंदगी बदल दी। जो सपने में भी नहीं सोचा था वो हो चुका था। शांति अपने भाई के साथ राहत शिविर में चली गई। परिवार में बचे कौन थे? शांति और उसका भाई। सरकार ने पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया। हालात वही जैसा कि सब जानते हैं। सरकारी काम है, ऊपर से कितना आता है और जिसको मिलना चाहिए उसको कितना मिलता है, ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है। राहत शिविर में 1 महीने बीतने वाले थे। घर की त्रासदी से थोड़ा उबरने की कोशिश कर रही थी। जब नियति को यही मंजूर था तो इंसान भला क्या कर सकता है। इंसान तो नियति के हाथ का कठपुतला है। राहत शिविर में उसकी पहचान एक करीब 35 साल के अधेड़ से हुई। अच्छी शक्ल सूरत, नाम था चरण। राहत शिविर में लोगों की मदद किया करता था, लेकिन उस आदमी के नियत में खोट थी, यह बात सहजता से कोई स्वीकार नहीं कर सकता था। शांति ने सोचा क्यों न अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ जाए। वो उस वक्त 12वीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास कर चुकी थी। चरण ने बताया कि उसके किसी संबंधी का कोलकाता में कंपनी है, वहां उसकी लिखा पढ़ी वाली नौकरी लगवा देगा। बोला स्टार्टिंग में 8,000 देगा और रूम व खाना पीना कंपनी वाले देंगे। उसकी बातों और उसे यकीन हो गया। शांति की बुआ का घर कुछ दूर था। उसके गांव में ज्यादा तबाही नहीं हुई थी। अपने बुआ को सारी चीजें बताने के बाद अपने भाई को बुआ में पास छोड़ दी और तय समय पर चरण के साथ भारत नेपाल सीमा पार करके किशनगंज आ गए। लेकिन शांति को क्या पता था कि वो कंपनी में शायद ही पहुंच पाएगी। बिहार पहुंचने के बाद चरण ने शांति को अपने दोस्त के साथ भेज दिया। शाम को 4 बजे के करीब हावड़ा जाने के लिए गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस थी। चरण के दोस्त ने रात के लिए खाना पैक करवा लिया था। उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। रात को 8 बजे के करीब खाना खाकर दोनों सो गए और सुबह जब होश आया तो वह वैशाली में पहुंच चुकी थी। उसे बेचा जा चुका था। न चरण का पता चल पाया और न ही उसके दोस्त का। एक मोटी सी डरावनी महिला पान खाते हुए उसके सामने खड़ी थी। शांति रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालकिन पर कोई असर नहीं हुआ। बड़ी ही सख्ती से उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा चुका था। आंखें भरी हुई थी। शांतनु सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। उसकी व्यथा ने शांतनु की आत्मा तक को हिला दिया। उस दिन वह फिर से आने का वादा करके चला आया। शांति के मन में शांतनु के लिए प्यार पनप आया और शांतनु के मन में भी शांति के लिए सहानुभूति। वो अब प्रायः आने लगा, लेकिन वो उससे पैसे नहीं लेती थी। उल्टा वो उसे अपने कमाई का कुछ हिस्सा दे दिया करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सारा पैसा वह मोटी मालकिन ले ही लेगी। शांतनु का मन इस बात से बेचैन रहने लगा कि शांति को आजादी कैसे दिलाई जाए। वो इस कोशिश में रहता कि किसी तरह वह वहां से आजाद हो जाए, लेकिन वह जानती थी वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। 2-3 महीने के बाद अपने दोस्त के माध्यम से एक एनजीओ का पता चला। वह शांतनु की मदद के लिए तैयार हो गया। पुलिस की सहायता से वह उसे वहां से निकलवाने में कामयाब हो गया।
शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अब समाज में फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना। जीवन के 2.5 साल उसने यातनापूर्ण जिंदगी काटे थे। शांतनु ने अपने घर वालों को शांति के भूत के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी विशेषताओं के बारे में बताकर अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। इस बीच शांतनु का रेलवे में क्लर्क में नौकरी भी लग गई और दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।